सुप्रभात छात्रों, हम आलोचक के गुण देख रहे थे। तो आलोचक के गुण जो है वह यानी सहृदयता, विस्तृत ज्ञान, निष्पक्षता, स्वाभाविक प्रतिभा, अंतर्दृष्टि, शिक्षा और कवित्व, और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो शिक्षा और कवित्व जैसे हम कहते हैं कि यानी जैसे पढ़ाई करते हैं और इसी कारण यानी उनका ज्ञान का क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है। इसी कारण यानी शिक्षा और जो कवित्व शक्ति जो है वह आलोचक का महत्वपूर्ण मानी गई है। अगली जो है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना, यानी जिस कृति का अवलोकन कर रहे, जिस कृति की आलोचना कर रहे हैं उसके पास यानी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। आज की आलोचना के ये आवश्यक उपादान है, यानी उपादान यानी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में इनके ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। वैज्ञानिकता का अर्थ है वस्तुओं का निष्पक्ष भाव से विश्लेषण। विज्ञान यानी क्या होता है? विज्ञान निष्पक्ष होता है। सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की जो पद्धति विज्ञान में होती है, तो उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना है कि यानी निष्पक्ष भाव से यानी विज्ञान उसकी यानी विश्लेषण कर देता है। इस प्रकार का विश्लेषण तभी हो सकता है जब आलोचक स्वभावतः वैज्ञानिक हो, यानी आलोचक में यानी वैज्ञानिक भाव अगर होता है तब वह विश्लेषण जो है निष्पक्ष भाव से कर सकता है। वैज्ञानिकता के साथ साथ पात्रों के अंतर्द्वंद से परिचित होने के लिए आलोचक में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना यानी नितांत आवश्यक है। यानी जो पात्र होते हैं, पात्रों में जो अंतर्द्वंद चलता है उसको समझने के लिए वैज्ञानिक आलोचक के पास मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना आवश्यक माना गया है। साहित्य मानव जीवन की अभिव्यक्ति है और आलोचक का कार्य उस साहित्य का मूल्यांकन करना होता है। साहित्य जो होता है वो मानव जीवन की अभिव्यक्ति होती है और उसे यानी आलोचक का कार्य उस साहित्य का मूल्यांकन करना होता है। अतः उसे मानव मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, यानी मानव मनोविज्ञान यानी मनुष्य की जो भावना है उसका चित्रण करने की या उसे पढ़ने की यानी विशेषता जो है वह आलोचक के पास होनी आवश्यक माना गया है। कवित्व और उसके काव्य विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी जो आलोचक है काव्य कृति की आलोचना करते हैं तो उसमें यानी कवित्व भाव होना आवश्यक माना गया है। आलोचक का विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है, यानी आलोचक विद्वान हो यही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है। तो यानी क्या है, उसके पास यानी जिस विषय की आलोचना कर रहा है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह कवि और उसके काव्य के विषय में सभी कुछ जानता हो, यानी जिस कृति की आलोचना कर रहे हैं उस आलोचक के पास विस्तृत ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, तभी वह आलोच्य कृति की सही आलोचना कर सकता है। आलोचक को अपने सिद्धांतों के आधार पर कृति की समालोचना करने के स्थान पर आलोच्य कृति के कृतिकार की रुचि तथा परिस्थितियों के आधार पर करनी चाहिए, अतः उनका ज्ञान आलोचक का विशेष गुण है। यानी आलोचक को जिस कृति की आलोचना कर रहे हैं उसके बारे में गहराई का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह आलोचक सही उसकी आलोचना कर सकता है। तो उसकी अंतर्दृष्टि भी है, उसी के साथ साथ कृतिकार के साथ तादात्म्य होना, मनोवैज्ञानिकता का ज्ञान होना यही है कि उस कृति के साथ आलोचक को तादात्म्य होना चाहिए, यानी आलोचक उस आलोच्य कृति के गहराई में जाना आवश्यक है। समालोचक का एक गुण यह भी है कि वह समालोचना करते स्वयं को भी उन्हीं परिस्थितियों में अनुभव करे, यानी स्वानुभूति। वह तो स्वानुभूति नहीं लेकिन उसे मान कर चलना चाहिए। अगर वह
परिस्थिति जो कृति में है वह हमारे साथ होती तो क्या होता, यह मान लेना चाहिए। जिसमें आलोचक कृतिकार रहा हो, यह तादात्म्य, इस तादात्म्य से कृति की गहराई से समालोचना हो सकती है। यानी जैसे हम दूध में पानी मिला देते हैं तो दूध अलग और पानी अलग नहीं होते। जैसे दूध में हम शक्कर, पानी में हम शक्कर मिला देते हैं, घोल देते हैं, तो उसमें शक्कर का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। उसी तरह शक्कर और दूध दोनों अलग है। यह आलोचक अलग है, आलोचक कृति अलग है, लेकिन ये दोनों एक हो जाते हैं तो दोनों में भेद करना यानी बहुत कठिन होता है। इसीलिए कृतिकार जो है, कृतिकार के साथ यानी आलोचक को यानी तादाद में स्थापित करना चाहिए, उसमें यानी मिल जाना चाहिए, तभी वह आलोचना सच्ची आलोचना हो सकती है। प्रेषण की क्षमता, आलोचक में अपनी सहानुभूति को दूसरों तक प्रेषित करने की क्षमता होनी अपेक्षित है। उसका कार्य केवल यह नहीं है कि वह स्वयं किसी कलाकृति का आनंद ले, अपितु उस आनंद को पाठकों तक प्रेषित करे। इस संबंध में हेलर गाइडन ने कहा है, एक अच्छे आलोचक में अच्छी एवं बुरी कविता का भेद करने की क्षमता का होना उतना आवश्यक नहीं जितना कि उसके अभिप्रेत सौंदर्य को सहज एवं ग्राह्य शब्दावली में प्रस्तुत करना हो। यानी प्रेषण की क्षमता यानी सिर्फ उस कृति को वह आलोचक पढ़ रहा है, लेकिन उसका आनंद वह स्वयं ले ले और दूसरों का आनंद ले ले, ये ठीक नहीं है। तो वह आनंद दूसरों को बांटने की कला जो है उसमें होनी चाहिए, यानी प्रेषित करने की यानी भेजने की यानी उसे लिखित रूप में तैयार करने की कला उस आलोचक के पास होनी चाहिए। निर्णयात्मक शक्ति, उस आलोचक के पास निर्णयात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। आलोचक का कर्म निर्णय प्रधान होता है, अतः उसका यह सर्वोपरि गुण है कि वह स्पष्ट और सही निर्णय ले सके। सही विषय बोध, अपने व्यक्तित्व की सशक्तता एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता से ही समालोचक सही निर्णय ले सकता है। यानी उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए। और वह शक्ति कब आती है? अध्ययनशीलता से, मनन से, चिंतन से, गहरा चिंतन से यह हो जाता है। तो यही निर्णय क्षमता उस आलोचक के पास होनी चाहिए। अभिव्यक्ति कौशल्य यानी अभिव्यक्ति यानी स्पष्ट करने की जो पद्धति है उसे अभिव्यक्ति कौशल कहा जाता है। यदि समालोचक में अभिव्यक्ति कौशल्य नहीं है तो समालोचना स्वयं में प्रवाहीन हो जाएगी। जब समालोचक ही नीरस और प्रभावित होगी तब वह जो निर्णय देगी उसका पाठकों पर प्रभाव ही क्या पड़ेगा। अतः समालोचन के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी अभिव्यक्ति सक्षम हो, यानी अभिव्यक्ति कौशल उसके पास होना अनिवार्य है। तो अभिव्यक्ति की कौशल्य परिस्थिति जो है वह महत्वपूर्ण है। यदि समालोचक में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है तो समालोचना स्वयं में प्रवाहीन हो जाएगी। जब समालोचना ही नीरस और प्रवाहीन होगी तो वह जो निर्णय देगी उसको पाठकों पर प्रभाव ही क्या पड़ेगा। अतः समालोचना के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी अभिव्यक्ति सक्षम हो। यानी जैसे हम देखते हैं तो यानी बताने वाली जो परिस्थिति है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सहानुभूति यानी उस कृति के प्रति जो सहानुभूति है वह महत्वपूर्ण है। सहानुभूति आलोचक का आवश्यक गुण है।
लोंगफेलो ने इस बात का समर्थन किया है। हमारे यहाँ भी इस तथ्य का समर्थन दूसरे ढंग से किया गया है। किसी ने ठीक ही कहा है, शिवजी की भांति बहुधन गुण और अवगुण दोनों ग्रहण करते हैं, किंतु चंद्रमा की भांति गुणों को सिर पर रख प्रकाशित करते हैं और दोषों को विष की भांति गले के भीतर ही रखते हैं। इस लक्ष्य तक आलोचक तभी पहुंच सकता है जब उसमें सहानुभूति का विशेष गुण हो। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी नीर क्षीर विवेक वृत्ति जो होती है वो उसमें समाहित होती है। जैसे हम यानी राजहंस को यानी दूध में पानी मिलाकर हम पिला देते हैं, तो राजहंस पक्षी जो है वह सिर्फ दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। यानी गुणों को एक ग्राहक होना चाहिए। तो यही जो है औचित्य ज्ञान जो है वह गुणों को ही हमें दे लेना है और सहानुभूति जो है सहानुभूति उसमें होती है। औचित्य ज्ञान आलोचक को किसी रचना के गुण दोषों के विवेचन में औचित्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो औचित्य को बहुत महत्व दिया गया है। इस प्रकार का औचित्य ज्ञान उसी समालोचक में हो सकता है जो सत्य प्रिय और ईमानदार है, जिसमें धीरता और स्थिरता आदि स्वाभाविक गुण है तथा जो स्वभाव से गंभीर है। औचित्य ज्ञान यानी क्या है? यानी उस स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। यानी उसे हम कहते हैं ना, औचित्य ज्ञान नहीं है तो वो एक व्यक्ति जीवन में सुधार नहीं सकता है। तो यानी विषय के औचित्य ज्ञान पर यानी भारतीय काव्य शास्त्र में विशेष महत्व दिया है। अगला जो गुण है आलोचक के पास, छिद्रान्वेषी प्रकृति का निराकरण। यद्यपि काव्य की समालोचना के लिए जब समालोचक प्रवृत्त होता है उस समय सम्यक विवेचना के लिए गुणों के साथ साथ दोषों को भी प्रदर्शित करता है, पर इसमें सुधार भावना होनी चाहिए, न कि छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति। टी राइमर ने कहा है, किसी श्रेष्ठ कलाकार के दोषों का प्रदर्शन और गुणों पर पर्दा डालना अच्छे आलोचक के गुण नहीं है। यानी कलाकार के दोष दिखाना और उनके जो गुण है उसका विवेचन नहीं करना, यह आलोचक का गुण नहीं हो सकता है। यह आलोचक के लिए यानी बहुत बुरी बात मानी जाती है। आलोचक का व्यक्तित्व जो है वह व्यक्तित्व अलग प्रकार का दिखा देता है। आलोचक का व्यक्तित्व विशिष्ट होना चाहिए। व्यक्तित्व प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, दूसरों से प्रभावित होने वाले और दूसरों को प्रभावित करने वाले। आलोचक का व्यक्तित्व वास्तव में इन दोनों की मध्य कोटि का होना चाहिए। इसका दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए, स्वभाव गंभीर हो, विचार उदात्त हो, साथ ही साथ सहानुभूति हो। आलोचक के उपर्युक्त गुणों का होना आवश्यक है। कुछ गुण पाठक से संबंध है, कुछ कवि तथा कुछ समालोचक से, और इस सब के होने से ही समालोचना आदर्श बनती है। तो सार रूप में हम देखते हैं आलोचक का व्यक्तित्व जो है विशिष्ट माना जाता है। जैसे हम देखते हैं यानी व्यक्तित्व प्रायः दो प्रकार से होते हैं, दूसरों से प्रभावित होने वाले और दूसरों को प्रभावित करने वाले। जैसे अंतर्मुखी व्यक्ति और बहिर्मुखी व्यक्ति, ऐसे दो व्यक्तित्व के पहलू होते हैं। उसी प्रकार है कि यानी एक दूसरों को प्रभावित करने वाला और दूसरों से प्रभावित होने वाला। आलोचक का व्यक्तित्व वास्तव में इन दोनों की मध्य कोटि का होना चाहिए। आलोचक का व्यक्तित्व यानी दूसरों से प्रभावित भी होने वाला चाहिए और दूसरों को प्रभावित करने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा जो है तो यानी उनका व्यक्तित्व तो दोनों परिस्थितियों को संभालने वाला होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो, स्वभाव गंभीर हो, विचार उदात्त हो
तथा साथ साथ सहानुभूति हो, यानी उसका दृष्टिकोण जो है विस्तृत होना चाहिए, स्वभाव गंभीर होना चाहिए और उसके साथ उसके विचार जो है उदात्त होने चाहिए और सभी के साथ सहानुभूति चाहिए। तो ऐसे यानी आलोचना के प्रकार, आलोचक के गुण, ये हमने इस लेक्चर में देखा। अगले लेक्चर में इस पर जो एमसीक्यू है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।